बढ़ते रहे। इसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेनापति राजा को मार के क्या करता था, या कोई वजीर राजा को मार के सत्ता हासिल कर लेता था, खून खराबा शुरू हो जाता था। तो ये बहुत जरूरत है कि आप किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तमाम तरह के सिद्धांत बताए गए, जैसे भारत में कई प्रकार के दर्शन है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का क्या धर्म है, ठीक है। तो ये जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिलॉसफी, इसी को हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफीज कहते हैं। इसके माध्यम से ही वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से परिभाषित किया जाता है, जो समय समय पर बदलती रही, जरूरतों के हिसाब से बदलती रही। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल थ्योरीज। तो अब आपको समझ में आया कि जब हमने मान लो जनपद महाजनपद बनाए, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अपने सीमा को जब फैलाया, तो सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना दोनों बैलेंस में रहे, इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहां बनाया कि राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज भी यही है कि अगर किसी देश का जो है शासक, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर वो पावरफुल है तो राष्ट्र बहुत स्मूथली चलता है आज की डेट में। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे ये चीजें जो जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर किस रूप में सामने आता है, अब ये देखना बड़ा जरूरी है। अब आप देखो कि डेमोक्रेसी को 6ठे नंबर पे रखा है, ठीक है। अब समझो कि ऐसा क्यों किया है, कितने लोग इसका सही जवाब मुझे दे सकते हैं कि एक्चुअली में राजनीतिक सिद्धांत का डेवलपमेंट होता कैसे है। अभी आपको एक थ्योरी के अंदर सारे जवाब दे दूंगा। आपने देख लिया ये किस रूप में सामने आया, क्लियर है। अब चलिए एक मजेदार कहानी आपको सुनाता हूं, समझो। जब भी कोई, जहां पे आपने कॉन्सेप्ट दिया स्टेट का, हमें यह समझ में आया पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों बनी। अब हमने कॉन्सेप्ट दिया स्टेट का, तो स्टेट जो राज्य की संकल्पना है वो दो तरीके से, एक वो बाउंड्रीज के साथ है, यानी वो स्टैटिक है, ये बाउंड्रीज है, युद्ध के माध्यम से उसको बढ़ाना या हार से वो जो लॉस हो जाना, आपने सुना होगा स्टेट बाउंड्री। दूसरा होता है ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है, लगातार ये अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। तो चलिए हम समझते हैं कि जब भी कोई सिद्धांत होता है वो 3 चरणों में होकर गुजरता है। बड़े ध्यान से समझना और इसको लिखने की कोशिश करना। पहला जो चरण होता है इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। कभी भी याद रखिएगा, जब स्टेट को इवॉल्व करना होता है, जब स्टेट की उन्नति करनी होती है, जब स्टेट को आगे लेकर जाना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब देखना सिलेबस में क्यों रखा है, इसको कानून का शासन कहते हैं, कानून का शासन। और ये कानून जो है उन्हीं फिलॉसफी से, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कौन न्याय कौन दे सकता है, जिसके पास शक्ति होती है। ये हमेशा कानून किसके साथ जुड़ा होता है, पावर के साथ। अगर न्यायाधीश ने कहा इसको मृत्युदंड दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट है इसके लिए, तो क्या होगा, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्राण ले रहा है, इतनी पावर है उसके पास कि उसके कहने से उसको क्या होगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा या आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। तो इस इज रिलेटेड टू द शक्ति। ये जो है शक्ति के नियमों में एक है। कानून क्या है, शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है कि ये कानून क्वैश हो जाएगा, तो वो क्वैश हो जाता है, खत्म हो जाता है वो, राइट। तो जो कानून है वो पावर से जुड़ा हुआ है। किसकी पावर, जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है। ये व्यक्ति की पावर नहीं है, इंस्टीट्यूशन की पावर है। ये बड़ा ध्यान से समझना, ये किसी संस्था की शक्ति है। यानी यहां पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन, गद्दी, कुर्सी, जो भी कहोगे, यानी उस पद का है। जैसे आगे मान लीजिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, तो चंद्रचूड़ साहब जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे तो शक्ति चंद्रचूड़ साहब में वेस्टेड नहीं है, शक्ति सीजेआई की चेयर में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर में है। कल को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है या जो बैठे हुए हैं, तो शक्ति किसमें जाकर, प्रधानमंत्री के पद में जो है, यानी पद जो है, संस्था जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें यह शक्ति निहित है। कैबिनेट की पावर, राष्ट्रपति की शक्ति। तो यहां व्यक्ति नहीं होता, यहां इंस्टीट्यूशन या पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होती है। आप आज कुछ भी नहीं है, कल आप आईएएस बन जाएंगे, डीएम बनेंगे, तो उस कुर्सी का महत्व है कि आप निर्णय जो ले रहे हैं उस निर्णय लेने में कितनी पावर इन्वॉल्व है। जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ये डिसीजन लिया, नाउ यू टुक द डिसीजन, तो निर्णय तभी वो फ्रूटफुल होगा जब उसके साथ पावर होगा। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा चेंजेस होंगे, ये भी आप समझिए। जैसे एक डीएम कर रहा है, तो डीएम के पास एक लिमिटेड पावर है कि भाई मेरे जिले में, तो उसने जो आदेश पारित किया जिले में। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेता है, कहता है पूरे देश में ये सिलेंडर सबको इतना मिलना है, इतने मकान मिलने हैं, तो वो पूरे देश के लिए होगा।
हमें किस देश का सपोर्ट करना है, किस देश का सपोर्ट नहीं करना है। अगर प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने डिसीजन ले लिया तो फिर वो पूरे देश का डिसीजन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लिया तो अपने राज्य के लिए माना जा रहा है, डीएम ने लिया अपने जिले के लिए माना जा रहा है, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसके साथ पावर यानी शक्ति कितनी वेस्टेड है, और इसी शक्ति से बदलाव होते हैं। तो जितनी बड़ी शक्ति उतनी बदलाव की शक्ति आपके पास रहेगी, और इससे भी बड़ी, प्रधानमंत्री से भी बड़ी संसद के पास है। तो मान लीजिए संसद ने कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, तो दोनों सदनों के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, कानून बना दिया, तो वो बड़े से बड़ा, जैसे मान लो 370 हटाने की बात हुई, तो केवल प्रधानमंत्री उसको नहीं बदल सकते थे। जब तक संसद के दोनों सदन में वोटिंग ना हो, बहुमत के साथ वो पास ना हो जाए, 370 पास हो गया, हट गया, हट गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो निर्णय हमने लिया है, जहां पर उसकी पावर वेस्टेड है बाउंड्रीज के अंदर, तो डिसीजन के साथ पावर होता है, पावर के साथ बदलाव करने की ताकत होती है। मान लीजिए हमने कहा कि कश्मीर इससे पहले राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कहां इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये क्या होगा, आप इससे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, किसी भी माध्यम से। आरक्षण की बात हो सकती है, आरक्षण हटाने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बदलाव आता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून का शासन।